हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मूवमेंट, जो कि न्यूक्लियस की ही एक प्रॉपर्टी है। तो ये क्या होती है, इससे पहले आपको पता है कि न्यूक्लियस को हम क्या मान के चलते हैं, उसकी जो शेप होती है वो क्या होती है, स्फेरिकल होती है, ये मान के चलते हैं ना। पर वो सिर्फ उन न्यूक्लियस की होती है परफेक्ट स्फेरिकल शेप जिनका जो मास नंबर है वो कम है। ठीक है, मतलब कि जो आपके लाइटर एलिमेंट्स हैं ना, छोटे एलिमेंट्स, उनकी जो शेप होती है वो परफेक्ट स्फेरिकल होती है। जैसे जैसे आपका मास नंबर बढ़ता जाता है, ठीक है, मतलब कि जैसे जैसे आपके जो एलिमेंट्स हैं वो हैवियर होते जाते हैं, वैसे वैसे जो उनकी न्यूक्लियस की शेप है वो स्फेरिकल सिमेट्री से या फिर स्फेरिकल शेप से वो डेविएट करने लग जाती है। ठीक है, तो वो कुछ एलिप्स जैसी फॉर्म बनाने लग जाती है, जैसे ये वाली शेप ऐसे एलिप्स जैसी फॉर्म बनाने लग जाती है, या फिर ऐसी शेप बनाने लग जाती है वो। ठीक है, तो जो ये डेविएशन है, ये जो डेविएशन है किसकी, स्फेरिकल सिमेट्री से, मतलब कि न्यूक्लियस की स्फेरिकल सिमेट्री से किसी और शेप में, ठीक है, वो जो डेविएशन है स्फेरिकल सिमेट्री से, उसी डेविएशन को कौन मेजर करता है, इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मूवमेंट। तो इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मूवमेंट क्या है, मेजर है किसका, डेविएशन का। किसकी डेविएशन है, न्यूक्लियस की डेविएशन का। किससे, स्फेरिकल सिमेट्री से, मतलब कि स्फेरिकल सिमेट्री से न्यूक्लियस कितना डेविएट हो रहा है, उसकी मेजर है इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मूवमेंट। तो यही लिखा है, इन जनरल न्यूक्लियस इज कंसीडर टू बी स्फेरिकल इन शेप। न्यूक्लियस को क्या माना जाता है कि वो स्फेरिकल है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मूवमेंट क्या होती है, द इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मूवमेंट मेजर्स द डेविएशन ऑफ न्यूक्लियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम स्फेरिकल सिमेट्री। आप अभी के लिए इसको ऐसा समझो कि इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मूवमेंट क्या है, डेविएशन है किसकी, न्यूक्लियस की स्फेरिकल सिमेट्री से। ठीक है, न्यूक्लियस की स्फेरिकल सिमेट्री से। पहले हम ये बात करते हैं कि ये जो शेप है वो चेंज क्यों होती है। देखिए, जो लाइटर एलिमेंट्स होते हैं ना, उनके अंदर कम प्रोटॉन्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया। ठीक है, इनके न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं वो कम होते हैं। ठीक है, पर जैसे जैसे आपका मास नंबर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे जो प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर वो भी बढ़ते जाएंगे, बाकी जो हैवियर एलिमेंट्स हैं उनके अंदर प्रोटॉन ज़्यादा होंगे। तो जो लाइटर एलिमेंट्स हैं उनमें जो प्रोटॉन्स हैं वो कम है, तो इसलिए उनमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कम है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कम है इसलिए वो यूनिफॉर्म रहता है। ठीक है, जिसके कारण आपकी जो शेप है न्यूक्लियस की वो स्फेरिकल रहती है। पर जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे जो एलिमेंट्स है वो हैवियर होते जाते हैं, और उनमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो बढ़ता जाता है, जिसके कारण वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज की वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाती है, जिसके कारण वो बॉडी स्फेरिकल नहीं रहती, मतलब कि न्यूक्लियस जो आपका स्फेरिकल नहीं रहता, वो स्फेरिकल सिमेट्री से डेविएट होने लग जाता है। तो मतलब कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो इफेक्ट है वो पड़ता है किसके ऊपर, शेप ऑफ द न्यूक्लियस के ऊपर। तो यहाँ इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मूवमेंट में क्या लिखा है, द इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मूवमेंट मेजर द डेविएशन ऑफ न्यूक्लियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो न्यूक्लियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्फेरिकल सिमेट्री से कितना डेविएट हुआ है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर कम है न्यूक्लियस का, तो उसमें जो शेप है वो स्फेरिकल आ रही है, क्योंकि वो यूनिफॉर्म है। जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे न्यूक्लियस में यूनिफॉर्म है, जिसके कारण शेप क्या रहेगी, स्फेरिकल रहेगी। पर जैसे जैसे मास नंबर बढ़ेगा, जहाँ आपके जो हाइयर एलिमेंट्स हैं, ठीक है, हाइयर जो न्यूक्लियस है जिनका मास नंबर ज़्यादा है, उनके केस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन ज़्यादा हो रहे हैं, जिसके कारण उनकी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि लोअर जो आपके न्यूक्लियस हैं उनमें जो न्यूक्लियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, स्फेरिकल है। ठीक है, जबकि जब आप आगे जाते हैं तो उससे जो जो न्यूक्लियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्फेरिकल सिमेट्री से क्या होता जाएगा, डेविएट होता जाएगा। तो इसी डेविएशन की मेजर को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मूवमेंट कहते हैं। अब देखिए, अब अगर जो न्यूक्लियस की शेप है वो चेंज हो रही है, तो वो मैंने क्या कहा, वो एलिप्स की जैसा थोड़ा बनने लग जाएगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये शेप बन रही है, ये वाली शेप। ठीक है, इसको मैं अलग से बना देता हूँ अच्छी तरह, जैसे कि यहाँ बना देता हूँ, ऐसी शेप बन रही है। इसमें ये वाली जो एक्सिस है ना, ये वाली एक्सिस, इसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री, या सिमेट्रिक एक्सिस कह लो, सिमेट्री। ठीक है, जिसकी लेंथ जो है वो क्या है, 2b है, इसकी जो लेंथ है 2b है, और जो इसके परपेंडिकुलर एक्सिस है इसको हम कहेंगे, इस एक्सिस के राइट एंगल पे एक्सिस है ये। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो क्या है, 2a है। क्या है, 2a। मतलब कि जो आपका न्यूक्लियस है उसका जो डायमीटर है एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अलोंग, वो क्या होगा, 2b होगा, और न्यूक्लियस का जो डायमीटर है इस एक्सिस के परपेंडिकुलर वाली एक्सिस के अलोंग, उसकी जो मतलब कि वो डायमीटर क्या होगा, 2a होगा। ठीक है,
और जो अगर ये 2b है तो ये वाली जो लेंथ होगी ये ए बी होगी और ये वाली लेंथ भी बी होगी। इसी तरह ये वाली लेंथ ए होगी और ये वाली लेंथ भी क्या होगी, ए होगी। तो हमने यहाँ क्या लिखा, कंसीडर न्यूक्लियस टू बी एन एलिप्सॉइड ऑफ रेवोल्यूशन हुज डायमीटर इज 2b, ठीक है, अलोंग द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो हमने एक न्यूक्लियस को कंसीडर किया जिसकी शेप एलिप्सॉइड जैसी है, ठीक है, हुज डायमीटर इज 2b, जिसका डायमीटर क्या है 2b है, ठीक है, ये 2b है। डायमीटर किसके अलोंग, अलोंग द एक्सिस ऑफ सिमेट्री वो क्या है 2b है। एंड 2a क्या है, एट द राइट एंगल टू द एक्सिस, इस एक्सिस के जो राइट एंगल पे है, मतलब कि परपेंडिकुलर पे है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उस एक्सिस का जो डायमीटर है वो क्या है 2a। तो क्वाड्रुपल मूवमेंट क्या होती है, ये आपको फॉर्मूला याद करना है। जो क्वाड्रुपल मूवमेंट होती है उसका जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है Q इज इक्वल टू 2/5 Z बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी और मैंने ए आपको बता दिया कि ये लेंथ्स हैं, ठीक है, और Z क्या है, एटॉमिक नंबर है, कि जिस भी न्यूक्लियस की क्वाड्रुपल मूवमेंट हम निकाल रहे हैं उसका एटॉमिक नंबर यहाँ है, ठीक है। अब आपके पास तीन केसेस हैं। पहला केस है बी इज इक्वल टू ए। देखिए अगर आप इस इक्वेशन के अंदर बी और ए को इक्वल मान लीजिए, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस इसको मैं अगर बी मानूँ क्योंकि ये यहाँ हमने पहला केस इक्वल लिया है तो ये भी बी हो जाएगा। तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जीरो, जीरो इंटू कुछ भी जीरो, तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। तो मतलब कि जब b इज इक्वल टू ए है उस केस में क्यू की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। और इस केस में जो आपकी शेप होती है न्यूक्लियस की, जब मतलब कि ये एक्सिस जो ये दोनों लेंथ्स हैं वो इक्वल होती हैं, ये वाली लेंथ, ठीक है, इसको b मानना था ना हमने, और ये वाली लेंथ a, ये दोनों जब इक्वल होती हैं उस केस में जो आपके पास शेप आती है वो क्या आती है, स्फेरिकल आती है, ठीक है। तो इस केस में जो आपकी जो शेप आएगी वो क्या आएगी, परफेक्ट स्फेरिकल, स्फेरिकल, ठीक है। और परफेक्ट स्फेरिकल कब आती है आपकी शेप, मतलब कि आपके न्यूक्लियस की शेप, कौन सी न्यूक्लियस की जो शेप है वो परफेक्ट स्फेरिकल होती है, जिसका मास नंबर क्या हो, कम हो। तो यही लिखा है बी इज इक्वल टू ए, कौन सा केस है, दिस इज द केस फॉर न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर ए लेस देन 20, मतलब कि जिनका मास नंबर क्या है, कम है, 20 से कम है, उनके लिए है ये केस। तो यहाँ जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म, इस केस में जो आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। सेकंड आपके पास केस है जब हम ये मान के चलते हैं कि जो ये बी है ना ये बड़ा है किससे, ए से, मतलब कि ये जो लेंथ है ये ए से बड़ी है, तो उस केस में आपकी जो शेप है वो डेविएट हो जाएगी स्फीयर से, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका न्यूक्लियस कुछ ऐसा आएगा, ये आपकी लेंथ बी है और ये क्या है, ए है, और यहाँ क्या है, बी ग्रेटर देन ए है। तो इस शेप को हम क्या कहते हैं, प्रोलेट, प्रोलेट, ये आपका क्या होगा, प्रोलेट न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ ये लिख लेना, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म, सो द न्यूक्लियस इज परफेक्ट स्फेरिकल, ठीक है। इस केस में b ग्रेटर देन a है, ये कौन सा केस है, दिस इज द केस फॉर न्यूक्लियाई हैविंग हायर मास नंबर, का लिख दो आप, हायर मास नंबर, ठीक है। अब इस केस में क्यू क्या होगा, अब देखिए यहाँ b बड़ा है a से, तो अगर b बड़ा है a से तो बड़े में से अगर आप छोटे को माइनस करोगे तो आपके पास ये जो क्वांटिटी है पॉजिटिव आएगी, ये तो नंबर्स ही हैं पॉजिटिव ही रहेंगे, मतलब कि उस केस में जो क्यू है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, जहाँ हम कह सकते हैं क्यू की वैल्यू क्या आएगी, जीरो से बड़ी आएगी, ठीक है। और इस केस में क्या हो गया, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे न्यूक्लियस का जो चार्ज है डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसके अलोंग स्ट्रेच हो जाएगा, इस एक्सिस के अलोंग स्ट्रेच हो जाएगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अलोंग स्ट्रेच हो जाएगा। तो सारा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इस एक्सिस के अलोंग आ चुका है, तो आप लिख दो द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है स्ट्रेच्ड अलोंग जेड डायरेक्शन, ठीक है, मतलब कि जेड एक्सिस है ना,
मैंने बताया था ये क्या है, जेड एक्सिस है, आपको याद रखनी है ये जेड एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो जेड एक्सिस के अलोंग आपका जो है स्ट्रेच हो जाएगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, स्ट्रेच अलोंग जेड डायरेक्शन, ठीक है। और जो शेप है वो क्या होगी, एंड द शेप ऑफ द न्यूक्लियस इज प्रोलेट। अब हम थर्ड केस डिस्कस करते हैं जिसमें क्या है, व्हेन बी लेस देन ए होगा, बी लेस देन ए। ये भी आपके हैवी न्यूक्लियाई जो होते हैं उनका ही केस है, क्योंकि इसमें भी जो शेप है वो डेविएट हो रही है। बी लेस देन ए का मतलब ए की जो लेंथ है वो बढ़ गई और बी छोटा हो गया, तो इस केस में आपके पास जो न्यूक्लियस बनेगा वो ऐसा बनेगा, इसकी शेप कुछ ऐसी होगी। ये क्या है, बी है और ये ए है, यहाँ ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है। और इस न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, ओब्लेट, ये ओब्लेट न्यूक्लियस है, इस शेप को क्या कहेंगे, ओब्लेट। तो ये भी हैवी न्यूक्लियर के लिए है, ठीक है। और क्यू की वैल्यू यहाँ क्या होगी, अब देखिए बी छोटा है ए बड़ा है, अब छोटे में से बड़े को माइनस करोगे ये क्वांटिटी पूरी नेगेटिव आ जाएगी, और इसका मतलब क्यू की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव। तो यहाँ क्यू क्या आ जाएगा, नेगेटिव, दैट इज क्यू की वैल्यू लेस देन जीरो है यहाँ, ठीक है। और यहाँ जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंप्रेस हो गया है, यहाँ जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था वो जेड एक्सिस के अलोंग क्या हो गया था, स्ट्रेच हो गया था, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे स्ट्रेच हो गया था। बट यहाँ जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो गया, इस जेड एक्सिस के अलोंग कॉम्प्रेस हो गया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और इसकी जो शेप है उसको हम क्या कह देंगे, ओब्लेट न्यूक्लियस। तो हम यही लिखेंगे, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कॉम्प्रेस्ड अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है, द जेड डायरेक्शन। और क्यू की वैल्यू यहाँ क्या है, नेगेटिव है, या फिर क्यू लेस देन जीरो है। तो वो लिखा था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कंप्रेस्ड अलोंग जेड डायरेक्शन, ठीक है, एंड द शेप ऑफ द न्यूक्लियस इज ओब्लेट। अब देखिए जो इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मूवमेंट होती है उसकी जो यूनिट है वो क्या होती है, अब इसको मेजर भी तो करना है ना, इसको मेजर करते हैं तो मेजर किसी यूनिट्स में करते होंगे, वो यूनिट्स क्या है, तो इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मूवमेंट की जो यूनिट्स होती हैं उसको उसको मतलब कि मेजर करते हैं वो बार्न में करते हैं, किसमें, बार्न में। इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मूवमेंट इज जनरली मेजर्ड इन बार्न्स, और आपको पता है वन बार्न किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है इसके बारे में, जो इलेक्ट्रिकल क्वाड्रुपल मूवमेंट जो होती है ना उसकी जो वैल्यूज हैं वो जब एक्सपेरिमेंटली फाउंड की गई तो वो बहुत ज़्यादा स्मॉल आई थी। तो द एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मूवमेंट आर वेरी स्मॉल। जो इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मूवमेंट की जो वैल्यूज थी एक्सपेरिमेंटली फाउंड की गई वो क्या थी, बहुत ज़्यादा स्मॉल है, ठीक है। एंड वेरी फ्रॉम हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू, मतलब कि जो इसकी हाईएस्ट सबसे हाईएस्ट जो पॉजिटिव वैल्यू है ना इसकी वो है 7 × 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर में निकाली है, ठीक है। फॉर लुटेटियम 176 टू द लार्जेस्ट नेगेटिव वैल्यू दिस फॉर एंटीमनी। और जो लार्जेस्ट नेगेटिव वैल्यू है वो क्या है, -1.2 × 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर, और जो किसकी थी, एंटीमनी की। तो जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व वैल्यू थी इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मूवमेंट की वो बहुत कम थी, जिसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और ये वैल्यू जो है पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, मतलब कि इनके बीच में ही क्वाड्रुपल मूवमेंट ऑब्जर्व की गई सभी एलिमेंट्स की, ठीक है। हाईएस्ट जो पॉजिटिव वैल्यू थी वो ल्यूटिटियम 176 के लिए थी, और हाईएस्ट जो नेगेटिव वैल्यू थी वो एंटीमनी के लिए थी, इसकी रेंज के बीच में ही वैल्यूज आती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, बहुत ज़्यादा स्मॉल है इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मूवमेंट की वैल्यूज। तो इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मूवमेंट की अगर वैल्यूज बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो इसका मतलब क्या है कि जो डेविएशन है स्फेरिकल सिमेट्री से न्यूक्लियस की वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है ना। जो न्यूक्लियस की के अंदर जो शेप में डिस्टॉर्शंस हैं, न्यूक्लियाई की जो डिस्टॉर्शंस हैं उसकी जो शेप में जो बदलाव आता है स्फेरिकल सिमेट्री से वो बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। तो यही हमें पता चलता है इन वैल्यूज से इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मूवमेंट की। तो वही लिखा है, द स्फेरिकल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वाड्रुपल मूवमेंट
indicates that the distortions of nuclei from the perfect sphere are relatively very small। कि इलेक्ट्रिक क्वाड्रिपोल मोमेंट की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो इससे हमें क्या पता चलता है जो न्यूक्लियाई के अंदर जो डिस्टॉर्शंस हैं उसकी शेप में किससे, परफेक्ट स्फीयर से, जो मतलब कि उसकी जो डेविएशंस कह लो आप न्यूक्लियाई की जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्या है, स्मॉल है। ठीक है, तो इसलिए हम जनरली कहते हैं कि जो न्यूक्लियाई होता है वो स्फेरिकल होता है। ठीक है, ये ओबलेट, ये प्रोलेट शेप हम ज़्यादातर कहते नहीं हैं, हम इसको इसलिए ही स्फेरिकल मान के चलते हैं अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि ये जो डेविएशंस हैं जिससे ये शेप बन रही हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कम है, ये लगभग स्फेरिकल के इक्वल ही होती हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको स्फेरिकल ही मान के चलते हैं शेप को। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मूवमेंट। तो मेन क्या है आपका इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मूवमेंट, जो आपकी डेविएशन है स्फेरिकल सिमेट्री से न्यूक्लियस की, उसको ही हम कहते हैं।